जय हिंद दोस्तों। तो आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तकरीबन 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है इसमें, यानी कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपकी क्लास फिजिक्स की जो क्लास है विद न्यूमेरिकल सहित करीब 1,500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे बायो में 400-500 के समथिंग क्वेश्चन, 450 समथिंग इसमें हो चुके हैं। ऐसे केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन इसमें समथिंग होने वाले हैं। तो विद न्यूमेरिकल से क्वेश्चन इसमें अच्छे से कराए जाते हैं। तो इसका आप एक नोट्स बना लें, नोट्स नहीं बना लें तो मैं वीडियो के लिंक के नीचे PDF डालूंगा, उस पीडीएफ को ज़रूर लगाएं क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए आप इन वीडियो को जो मैं देता हूँ, ये वीडियो को सेव आप क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करें और चीज़ें डिप्थ में जो भी बताई जाती हैं उन्हें थोड़ा नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए कंटिन्यू क्लास करते हैं। केमिस्ट्री की जो क्लास आपकी है इसमें करीब 120 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 127, ठीक है। देखिए इसका जो क्वेश्चनों का मोटिव हमने रखा है, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है बड़े डीप में कराए जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाया जाता है क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ बताते हैं CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में ये पूछ रहा है कि 88 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी जो मौजूद अणु होते हैं। देखिए पहले CO2 यानी कार्बन, ऑक्सीजन को हमें पता होना चाहिए कितना कितना आना चाहिए, तो यही पूछ रखा है। देखो कार्बन कितने होते हैं 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। उसके बाद O यानी कि डबल O2 है ना, तो डबल तो 12 और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 3 2 5 और कितना हो जाएगा 3 1 4 45, कितना हो जाएगा 45। इसने क्या कह रखा था, अणुओं 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। 45 हो जाएगा, 2 2 4 होते हैं 44। 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला समझ लीजिए। अणुओं में मोलों की संख्या, ठीक है, अणुओं में मोलों की, कुल मिला के इतनी चीज़ याद रखनी है, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ, यानी कि इतना, इसमें शॉर्ट कर लेते हैं, ग्राम में भार, ठीक है, बट्टे अणुभार। आप ये कक्षा हाई स्कूल से इस फॉर्मूले को करते चले आ रहे होंगे। जब कभी भी ये कहे कि अणुओं में मौजूद अणुओं की यानी 88 दे दे या कितने भी दे दे, तो फॉर्मूला ये लगेगा अणुओं में मोलों की संख्या ग्राम में भार बट्टे अणुभार, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कह रखा है, ग्राम में भार कितना दे रखा है 88, कितना दे रखा है 88, ठीक है, बट्टे अणुभार कितना आया निकल के 44 44। जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना निकल के आया 2 निकल के आया। ऑप्शन ए होगा आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ, इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से न्यूमेरिकल, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अच्छे से न्यूमेरिकल आपके क्लियर करवाए जाते। क्लास को कंटिन्यू करते रहें और अच्छे से तैयारी मजबूत बनाए रखें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसे भी अच्छे से हम समझा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मैंने कल जो कराई थी केमिस्ट्री क्लास, उसमें आपको बताया था 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है, परमाणु भार, वो पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है आपका H बराबर परमाणु भार 0.00 होता है। कितना होता है 0.08 होता है, ठीक है। कितना होता है, इतना होता है 1.008 होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रखा है, इसने कह रखा है
कितने अणु मौजूद होते हैं, 1 ग्राम में कितने अणु मौजूद होते हैं, कितने अणु मौजूद होते हैं, H2 होता है हाइड्रोजन, कितना होता है H2। अब इसका हम डबल करेंगे, कितना करेंगे, डबल करेंगे, तो डबल हम इसका करेंगे, देखिए डबल हम करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ से ले 1, ठीक है, 0 आ जाएगा तो 16 के 16 यानी कि 0, इसके बाद कितना आएगा 1 यानी कि 2 1 2 कितना आएगा 2, तो कितना आ गया वैल्यू 2.016, कितना आ गया 2.016, ठीक है, लगभग होता है, ठीक है, कितना होगा, लगभग होता है। लेकिन इसने कह रखा कितने अणु होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, इसके जो अणु होते हैं 3.01 इंटू 10 टू पावर 10 की घात है 23, ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू इसमें होती है। इसका गुणा सीधा सीधा हो जाता है, किस में हो जाता है 6.6 इंटू 10 टू पावर 23, इसका वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, रुकना एक सेकंड, मैं बताता हूँ आपको। देखिए फिलहाल इसका जो आंसर है डी होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा कि कैसे क्या इसका मान निकलता है। मैंने सारी चीज़ें बता दी, जो इसका ये होता है मेन चीज़ होती है, ये होती है H2 बराबर कितना दिया है, एक H बराबर होता है 1.008 इंटू 10 टू पावर। जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत, इसके लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा, अगर मैंने यह चीज़ बता दी तो आपका कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए चीज़ें शॉर्ट में समझते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, वो चीज़ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर कराता जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है तो उन्हीं के हिसाब से टाइम लिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ओके, एनीवे प्रॉब्लम बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, इस हाँ चलिए बताते हैं। देखो 1/5, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकालना है, इसका अड़भार निकालना है, कितना निकालना है, इसका क्या निकालना है, अड़भार। तो मोलों की संख्या मैंने बताई थी अभी, इसी क्वेश्चन को देखना पहले। 128 मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर मैंने अभी बताया था भार बट्टे अड़भार, ठीक है, भार बट्टे अड़भार। तो देखिए 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ 0 पॉइंट, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 0.5 क्या आ गया इसमें, 0.5 यानी कि आपका जो आ गया मोल आ गया, क्या आ गया, मोल, ठीक है, 0.5 मोल आ गया। तो जो मैं अभी बता रहा था आपको गुणा, वो करना है 6 पॉइंट, देखो 6.02 इंटू 10 टू पावर 10 की घात 23, इसमें गुणा करना होता है, किसका करना है, इंटू 0.5 का। आंसर निकल के आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन डी था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं एक एक वैल्यू करके आपको बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप डायरेक्ट इन्हें याद करके रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। निम्न में से दिए गए तत्वों के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते, तो किसमें 2 अक्षर, तो कार्बन, आयोडीन या लोहा या फ्लोरीन। कोई दिक्कत ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है 131, समझते हैं। देखो ये कह रहा है 2 अक्षर किस में होते हैं, तो आपको पता है लोहा में कितने होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, Fe, इसे किससे डिनोट करते हैं, Fe से, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। और कार्बन को किससे करते हैं, सी से, आयोडीन को किससे करते हैं, आई से, और आपका फ्लोरीन एफ से, ठीक है। और क्या बचा इसमें, आयोडीन आई हो गया, Fe हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, लोहे को Fe से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये प्रतीक होते हैं इनके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम या दो अक्षरों से दिया जा सकता है? तो ये दिया था हमारे जो थे वर्जीलियस। कौन थे वैज्ञानिक? बहुत फेमस वैज्ञानिक थे वर्जीलियस। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। वर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? वर्जीलियस ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के या दो अक्षरों के बने होते हैं? तो ये हमारे दिया था वर्जीलियस ने। किसने दिया था? वर्जीलियस ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खाली जगह दी हुई है, सुझाव दिया गया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो ये वर्जीलियस ने बताया था। किसने कहा था? वर्जीलियस ने। वही रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक केवल एक अक्षर होता है? तो एक अक्षर किसका होता है प्रतीक? तो आपका कार्बन का होता है। बाकी तांबे का Cu होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है और कार्बन का C होता है केवल कार्बन का। तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 134। देखिए, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रतीक दे रखा है इसने, तो किस तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा में लिखा जा सकता है। तो रासायनिक प्रतीक का बड़े अक्षर में लिखा जाता है, सकता नहीं, लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है पहला प्रतीक। जैसे H, जैसे कार्बन, जैसे Fe। ठीक है, ये सब बड़े अक्षरों में पहला अक्षर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136। प्रतीक में विद्युत धनात्मक होते हैं धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं और धातुएं। तो क्या होते हैं? फटाफट बताइए। 136 का आंसर के होगा। 136 का आंसर के होगा, धातुएं होगा। ठीक है, फटाफट लगा लीजिए, ये ऑप्शन होगा धातुएं। क्वेश्चन नंबर 137, जो क्वेश्चन डीप में कराने लायक होगा उसे हम कराएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने कल भी कराए थे, आज भी, फिर भी उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने डबल ले रखे हैं। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद न करते, थोड़ा हम स्पीड में चलते तो अच्छा था। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा वो भिन्न है बता दीजिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम। तो हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में आते हैं और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जबकि पोटेशियम ये एस ब्लॉक का तत्व होता है। पोटेशियम एस ब्लॉक में रखा जाता है। ओके, चलते हैं। ये आपका ऑप्शन जो होगा पोटेशियम सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 में फिर क्वेश्चन को 137 को रिपीट करता हूँ। जर्मेनियम दिया है, सिलिकॉन दिया है तथा गैलियम दिया है, ये पी ब्लॉक में आते हैं, जबकि पोटेशियम आपका एस ब्लॉक में आता है। किस में आता है? एस ब्लॉक में। 138 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु में एक मुक्त हाइड्रोजन के पथ का आकार होता है। धातु को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैंने हाइड्रोजन बोल रखा था क्या? धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है तो वक्र या सीधी रेखा या वृत्ताकार। तो ये होता है वक्र, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये आपके अधातु वर्धनीयता ऑप्शन ए होगा। इन्हें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इन गुणधर्म को अधात्मकता कहते हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो बताइए, जैसे कि चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना। सोना और सबसे मुलायम धातु होती है सोना। जितनी ज़्यादा महंगी उतनी ज़्यादा मुलायम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 लगा दीजिए।
धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम अधातुवर्तनी यानी कि धातुओं को चादरों को चेंजमेंट पीट पीट कर चेंजमेंट लाने को क्या कहते हैं? अधातु परिवर्तनीयता। ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 140 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन क्या कह रहा देख लीजिए। निम्न में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो वे तत्व जो अधातुनीय होते हैं, वे तत्व जो विद्युत सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये गलत है, वे विद्युत ऋणात्मक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 142 धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं। तो वास्तविक स्थिति में भी मुक्त स्थिति में विद्यमान कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी तब यह मुक्त रूप से विद्यमान हो। ओके, ऑप्शन बी होगा मुक्त स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143। देखिए निम्न में से क्या धातुओं का 143 निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं। हाँ, यही भौतिक गुण नहीं है। आघातवर्धनी न होना और तन्यता, बिल्कुल ऑप्शन सी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। ऑप्शन डी है गलनांक और क्वथनांक। तो ऑप्शन आपका जो है ए होगा, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये भौतिक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 लगाइए। निम्न में से क्या ठोस द्रव्य और गैस 3 रूपों में पाया जाता है? तो अधातु 3 रूपों में पाया जाता है। धातुओं में भिन्न भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। तभी तक ज्ञात कुल तत्वों के धातुओं की संख्या 27 है। जो अधातु हैं वो हमारे कितने हैं? 27 हैं, जिसमें 11 गैसें, 15 ठोस और 1 द्रव्य है। 11 गैसें, 15 ठोस और 1 द्रव्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैसीय धातुएं, ब्रोमीन द्रव्य धातु, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का जो था सी ऑप्शन था, मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 लगा दीजिए। देखिए धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा सभी धातुएं पारे की छोड़कर तरल में और मुलायम हैं। पारे को छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं तरल में और मुलायम होती हैं। ठीक है, चलिए ये भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नग्न लचीली है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक नग्न लचीली होती है? तो ये दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका AU, AgAl NaZn। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसने, बहुत कुछ दे रखा है। एल्यूमिनियम, ओके, तांबा और जो है आपका जिंक और जो भी है नाइट्रोजन बिल्कुल। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सी धातु सबसे अधिक नग्न लचीली है? अच्छा, तो आपकी ये एल्यूमिनियम सबसे अधिक लचीली होती है। जैसे कहते हैं सॉफ्ट हो, जो तो एल्यूमिनियम का तार लेके देखना बहुत सॉफ्ट होती है। जो इनमें दे रखा है वो इसमें अधिक लचीली है। देखिए कहीं चांदी, सोना, AU नहीं है। अगर AU होता तो उसमें आप AU लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोने के बाद आएंगे चांदी। इसमें है चांदी, इसमें है Ag। ठीक है, Ag है, Ag है। तो सब सोने के बाद आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, Ag, जो Ag दे रखा है एल्यूमिनियम आता है। सबसे सॉफ्ट होता है एल्यूमिनियम, सोना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है,
तो अगर सोना ऑप्शन में आए तो सोने को क्लिक करेंगे और सोना ना आए तो एल्युमिनियम को क्लिक कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 146 का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो जस्ता, तामा, सोडियम, कार्बन। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए हमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, सबसे नगण्य तंतशील धातु है तो कौन सी होती है? Au। और Au मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है इसमें? Au। ठीक है, ये कह रहा है सबसे नगण्य तंतशील धातु होती है, सोना होती है ना, तो Au है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें Ag भी दे रखा है, अब पता हो जाएगा आपको, और इसमें सोना भी दे रखा है। क्या दे रखा है? पा लिया है प्यारा अब नहीं सोना, Au। तो जब भी Au मिल जाए तो Ag को मत लगा देना, अगर Ag मिल जाए तो Au को मत पूछना। Ag Au दोनों पड़े, दोनों के एक दूसरे की Ag Au। सोना मिल जाए तो एल्युमिनियम को मत लगाना, और एल्युमिनियम मिल जाए तो सोना होगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगर सोना देगा तो एल्युमिनियम भी देगा, क्योंकि सोना फर्स्ट पोजीशन पे आता है जो कि नॉर्मल धातु है। 148 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, संभल के चलें, क्वेश्चन से बच के चलें, क्वेश्चन से खेल के चलें। मेलिवल के गुण को दर्शाता है तो धातु, गैस धातु या गैस और गैस यौगिक। तो धातु दर्शाता है, क्या दर्शाता है? धातु दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, धातु, अधातु और कोमल होती हैं, क्यों होती हैं ये बता दीजिए। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए धातु अधातु वर्तनी और कोमल होती हैं। यानी अधातु वर्तनी का मतलब ये होता है जो सॉफ्ट हों। कैसी हों? सॉफ्ट हों, यानी कि जो पीटने पर वो अधिक फैल जाएं, यानी कि उन्हें पीटा जाए तो अधिक क्षमता से वो फैल जाएं। तो यही पूछ रहा है, धातुएं परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन और भी है क्या? ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं तक है। 150 क्वेश्चन वीडियो मैंने 3 वीडियो में क्लियर कर रखे हैं। इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से देखें। 3 या 4 वीडियो होंगी और इसमें हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से, न्यूमेरिकल जो भी आते हैं उनको अच्छे से कराया है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, तैयारी मजबूत बनाएं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। सुबह शाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। समय कम है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान के चलूँ तो आपके 20 से 25 दिन ही बचे होंगे। 20 दिन मान लो या 25 दिन मान लो। ठीक है, तो इसमें आपको मैथ पढ़ना है, 4 से 5 घंटे रिवीजन, और जो वो आपकी रीजनिंग है उसे भी 4-5 घंटे रिवीजन करते रहें। क्लासें मैं दे ही रहा हूँ। फिर साइंस की टेंशन है, भले 25 दिन बचे हैं लेकिन साइंस आपकी 25 नंबर ला के दिखाएँगे। ठीक है, जो भी होगा इसमें क्लियर करा देंगे। बड़ी बड़ी क्लास लगा देंगे ना, मैराथन क्लास ले लेंगे, उसमें आपको डीप से हम करा देंगे। तो सेशन पसंद आए तो समझते हैं आप क्या कर सकते हैं, बाकी आप सब समझदार हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।